नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे देश की राजनीति में खासतौर पे आर्थिक मोर्चों पर जो भी मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं उनके बारे में, विशेष रूप से जो नेपाल में घटनाक्रम हुआ है या उसके पहले जो बांग्लादेश में हुआ था, उसका भारत पर किस तरह का असर पड़ सकता है, इस तरह के मुद्दे जो हैं वो आज की बातचीत में उभर कर सामने आएंगे। बातचीत का स्वरूप इस तरह के कार्यक्रम के पुराने स्वरूप के ढर्रे पर ही होगा। अभय जी मुख्य रूप से अरुण कुमार जी से सवाल करेंगे और अगर मेरे कुछ सवाल हुए तो मैं भी बीच में सवाल करने की कोशिश करूंगा। अभय सर, आप बातचीत को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद कमल। सर, आपका स्वागत है एक बार फिर नई परख के कार्यक्रम में। पिछली बार आपके साथ हम लोगों ने जो बातचीत की थी वो बहुत लोकप्रिय हुई। उसको मैं कहूँगा कि 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा। हम लोगों ने जब उसको अपने दर्शकों के सामने दोबारा पेश किया तब भी उसका लोगों ने स्वागत किया और फिर नए दर्शक मिले। तो वो बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम था और लोगों की बात पूरी तरह समझ में आई। हालाँकि अर्थशास्त्र की बातें हमेशा ही जटिल होती हैं, आम लोग उनको समझ नहीं पाते। आज हम लोग एक ऐसी समस्या पे विचार करेंगे जिसके बारे में बहुत भ्रम फैला हुआ है। मेरा भी दिमाग पूरी तरह उसमें साफ नहीं है। हालांकि मैं दिन रात इन्हीं सब बातों के ऊपर सोचता विचारता और पढ़ता रहता हूँ। वो समस्या ये है कि दक्षिण एशिया में भारत के 3 पड़ोसी देशों में नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में पिछले दिनों सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन वो सत्ता परिवर्तन जन विद्रोह के जरिए हुआ। उसमें नौजवान लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने जो सत्ता प्रतिष्ठान था उसके बड़े-बड़े मुकामों के ऊपर जबरदस्त हमले किए और एक तरह से देखा जाए तो अपने विद्रोह की दम पर उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया। बहुत सी बातें चल रही हैं। लोग कहते हैं भाई इसका हाथ हो सकता है, उसका हाथ हो सकता है। वो तो खैर अलग बात है, वो सब उसमें बहुत ज़्यादा कयास भी शामिल है। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि इन तीनों सत्ता परिवर्तनों में जनता की पहलकदमी, जनता की आंदोलनकारी पहलकदमी, आक्रामक पहलकदमी की प्रमुख भूमिका रही। नंबर 1 वो चालक शक्ति रही उसकी, वो उसका मोटिव फोर्स रही। नंबर 2 इस जनता का जो असंतोष था, उस असंतोष का प्रमुख कारण पॉलिटिकल इकोनॉमी के क्षेत्र में इन देशों के हुक्मरानों की विफलताएं रहीं और लंबे अरसे से वो विफलताएं तनाव पैदा कर रही थी समाज में और राजनीति में। फिर एक दिन विभिन्न ट्रिगर पॉइंट्स के जरिए वो तनाव फूट पड़ा। अब इसमें हम लोग सबसे पहले श्रीलंका में हुआ था, फिर बांग्लादेश में हुआ, उसके बाद नेपाल में हुआ। हम चाहें इसी क्रम से भी इनके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। और जो उनकी आर्थिक समस्याएं थी, उसी से मिलती जुलती आर्थिक समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था की। जैसे भारत में जो बेरोजगारी का सवाल है, जिसके बारे में एक गोदी एंकर ने भी हाल ही में टिप्पणी की है कि ये भारतीय राजनीति की एवरग्रीन समस्या है। इसको जब चाहें तब आप उठा लीजिए, जब चाहें तो इसके ऊपर राजनीति करने लगिए, हैं। तो बेरोजगारी की समस्या बहुत जबरदस्त है। भारत के ऊपर भी बहुत बड़े पैमाने पर कर्ज है। भारत में भी निवेश की बहुत कमी है। भारतीय बाजार भी बहुत सिकुड़ गया है और जो क्रय शक्ति है वो केवल 10% लोगों के पास है। ज्यादातर संपत्ति ऊपर के 1% लोगों के पास है। तो वो लोग अय्याशियां करते हैं। जैसे कि आज ही मिंट में किसी अखबार में पूरे 1 पेज का आज या कल में मैंने एक लेख पढ़ा। इस लेख में एक व्यक्ति कह रहा है कि वो उसको एक ऐसे 25 अपनी शादी की रजत जयंती मनाने के लिए एक निमंत्रित किया गया एक हिमाचल प्रदेश के एक रिजॉर्ट में। तो उसने बताया कि वो 3 करोड़ रुपए खर्च करके उसकी रजत जयंती मनाई गई। ये इस प्रकार एक तो ये हालत है। दूसरा हालत ये है कि लोगों के पास 8-10 हजार रुपए भी वो नहीं कमा पाती है ज्यादातर जनता। तो क्या भारत में भी इस प्रकार की स्थिति आने का अंदेशा है? आज नहीं है, आज नहीं दिखाई पड़ रही कि कल, परसों, नरसों यानी कभी इस प्रकार की स्थिति आ सकती है। तो इसलिए हम लोग एक-एक करके भी बात कर सकते हैं या तीनों में जैसा आप चाहें। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। नेपाल सबसे ताजा है, श्रीलंका सबसे पुराना है, लेकिन बांग्लादेश में जो हुआ वो भी हम लोगों की आंखों में आज भी उतना ही चुभता है। जी हाँ सर। तो मेरा मानना है कि ये श्रीलंका में जो हुआ वो खासकर पैंडेमिक के साथ लिंक्ड है
और उनकी जो नीति रही कि वो उन्होंने कृषि में ऑर्गेनिक फार्मिंग पे उन्होंने शिफ्ट किया, जबकि उनकी तैयारी नहीं थी। और छोटी अर्थव्यवस्था जो होती हैं वो आजकल, क्योंकि जब से WTO हुआ तो एक तरह से वैश्वीकरण हुआ, उस वैश्वीकरण में एक ग्लोबल डिवीजन ऑफ लेबर हुआ। कुछ चीजें कहीं बनाई जा रही हैं, कुछ चीजें कहीं बनाई जा रही हैं, सब कोई सब कुछ नहीं बना रहा। तो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा टूरिज्म पे निर्भर थी, और पैंडेमिक में टूरिज्म एकदम समाप्त हो गया, और उसी समय उन्होंने अपनी नीति बदल दी कृषि की, तो कृषि का उत्पादन कम हो गया। अब जब उनका जो एक्सपोर्ट कम हुआ और जो अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज की कम हुई, तो फिर वो एनर्जी और फूड को इंपोर्ट नहीं कर पाए, और उससे वहां पे जबरदस्त शॉर्टेज हो गई। लोगों के पास घर में खाना बनाने के लिए वो नहीं था, एनर्जी, उनके पास खाना नहीं था। तो इसलिए वहां पे एकदम से विद्रोह बहुत हुआ, क्योंकि दूसरी तरफ जो उनकी लीडरशिप थी वो तो बहुत ही करप्ट दिखती थी, बहुत ही अय्याश दिखती थी, जो उन्होंने देखा। तो एक जो गैप था वो बहुत ज्यादा दिखने लगा एकदम से। तो वहां पे वो विद्रोह फूट पड़ा जो आम जनता का था, कि ये इस प्रकार से कैसे जिंदगी चलेगी। दूसरा, अगर बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो इतनी छोटी नहीं है जैसे कि श्रीलंका, लेकिन वहां पे जो शेख हसीना की सरकार है, उसने जिस प्रकार से सारा कुछ किया, उससे वहां पे जो ऑपोजिशन थी वो इलेक्शन से अलग थलग हो गई। तो लोगों को लगा कि यहाँ डेमोक्रेसी की कमी है, और जो वहाँ पे कहा जाए तो जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स थे, जो रिलीजियस एलिमेंट्स थे, उन्होंने मोबिलाइजेशन किया, और फिर उन्होंने वहाँ पे विद्रोह किया। पर ऐसा नहीं कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा परेशानी में आ गई थी, जिस प्रकार से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था परेशानी में आ गई थी। नेपाल देखें तो नेपाल, श्रीलंका इतना गरीब देश नहीं है, साउथ एशिया में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय श्रीलंका की है, लेकिन पैंडेमिक के चलते वहां पे परेशानी। लेकिन जो नेपाल है वो छोटी अर्थव्यवस्था भी है और बहुत गरीब भी है, तो दोनों चीजें वहां पे हैं। और अगर आप देखें तो उनकी अर्थव्यवस्था निर्भर होती है कि बाहर से रेमिटेंसेज आए, क्योंकि वहां पे रोजगार पैदा नहीं हो रहा, और जब रोजगार नहीं हो रहा है तो बहुत बड़े लेवल पे सुनने में आ रहा है 4 लाख लोग हर साल चले जाते हैं श्रीलंका, नेपाल की अर्थव्यवस्था देश छोड़ के। तो वहां पे जो करीब करीब 77% जो परिवार हैं वो रेमिटेंसेस पे निर्भर हो गए हैं, और सुनने में आ रहा है कि GDP का करीब 33-34% जो वहां पे GDP है वो निर्भर है रेमिटेंसेस पे। तो उनकी अर्थव्यवस्था में भी जो लीडरशिप है वो बहुत ही धीरे धीरे करप्ट होती चली गई, और जो गैप है वहां पे गरीब और आम आदमी का और जो अमीर है वो गैप बहुत ज्यादा हो गया। तो लीडरशिप की जो क्राइसिस है वो आप देखेंगे तो तीनों देशों में दिख रही है। ये जो लीडरशिप का क्राइसिस है उस प्रकार का क्राइसिस अभी भारत में नहीं है। हालांकि आपने जैसे गिनाया तो गैर बराबरी भी भारत में है, बेरोजगारी भी भारत में है, और तरह के जो चीजें आपने गिनाई वो भी हैं, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आपने नेपाल में देखा, या जो श्रीलंका में एकदम से हुआ, या जो बांग्लादेश में हुआ। तो इसलिए अभी भारत में हालांकि यूथ मूवमेंट बहुत रहे हैं, और यूथ प्रोटेस्ट भी किया जगह जगह। वो चाहे आप देखें तो जब रेलवे का रिजल्ट आया तो तोड़फोड़ हुई, प्रयागराज में, हैदराबाद में, सब जगह तोड़फोड़ हुई, मार्च भी किया बच्चों ने जगह जगह। तो पर यह है कि वो एक कोई ऑर्गेनाइज्ड फोर्स बन के वो सामने नहीं आया, जैसे कि अभी हम नेपाल में देख रहे हैं, या जो आपने श्रीलंका में देखा। तो मेरा मानना है कि कोई भी ऐसी बहुत, अभी जैसे किसानों ने किया प्रोटेस्ट, तो उनको एक प्रोटेस्ट करने का जगह मिल गई, और वहां पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया पूरे 1 साल, और सरकार को बाध्य किया कि वो सरकार अपनी नीतियां बदले। तो हमारे यहाँ चाहे अभी की सरकार पहले की सरकारों से ज्यादा ऑटोक्रेटिक है, फिर भी डेमोक्रेसी अभी चल रही है। तो एक वो जो वैल्व होता है, जिसको कहते हैं विस्फोट होने के पहले वैल्व रिलीज हो जाता है, जिससे कि जो हमारी जो पॉलिटिक्स है उसमें तरह तरह से जो चीजें अभी भी उभरती आती हैं। वो मेरा मानना है कि इन तीनों देशों में
करीब करीब खत्म हो गया था। श्रीलंका में जब से कि ये राजपक्षा लोग आए थे तो उन्होंने एकदम से एक तरह से बहुत ज्यादा ऑटोक्रेटिक रूल किया। बांग्लादेश में भी ये डेमोक्रेसी की कमजोरी नजर आई, और नेपाल में तो आपने देखा सबसे ज्यादा दुनिया में अनस्टेबल सरकारें तो नेपाल में रही। मतलब कि हर आप देखें एवरेज में 12-14 महीने में सरकार बदल जाती थी, और सरकार बदल के जो उनका जो डेवलपमेंट का रोल होना चाहिए था, जो उनका जो अर्थव्यवस्था को ठीक करने का रोल होना चाहिए था, पॉलिटिक्स को ठीक करने का, इंस्टीट्यूशंस को चलाने का, वो रोल नेपाल में कोई प्ले नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए वहां पे डेमोक्रेसी का धीरे धीरे, हालांकि कहने को तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी थी, पर लेकिन डेमोक्रेसी कमजोर होती जा रही थी, इंस्टीट्यूशंस कमजोर होते चले जा रहे थे, और सभी जगह वहां पे जो करप्शन बहुत हो गया। इसीलिए आप देखेंगे जो अभी नेपाल में हुआ उसमें कोर्ट को जला दिया, पुलिस स्टेशन को जला दिया, पार्लियामेंट को जला दिया, जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं सभी एक तरह से परेशानी में आ गए थे तुरंत। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारी स्थिति वो नहीं है जो कि जो बांग्लादेश और जो श्रीलंका और नेपाल में है। अच्छा, इसकी जो चर्चाएं चल रही हैं, इन चर्चाओं में एक बात, एक तो बहुत सारी अफवाहबाजी बहुत ज्यादा है, कयासबाजी बहुत ज्यादा है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, हम लोग जानते हैं सब क्या है। लेकिन एक बात जो अफवाहबाजी कयासबाजी से परे जाती है और हकीकत के नजदीक दिखती है, वो ये है कि दक्षिण एशिया का ये पूरा इलाका चीन और अमेरिका के बीच में जो प्रभुत्व की होड़ है उसका केंद्र बन गया है। जी हाँ, देखिए, श्रीलंका के ऊपर भी चीन का असर था। जी हाँ, नेपाल पूरी तरह चीनमय था, 100%। नेपाल पूरी तरह चीनमय था, और बांग्लादेश पर भी चीन का बहुत ज्यादा असर था। जी हाँ, बहुत ज्यादा असर था। चीन ने इन लोगों को बड़े, और भी देश हैं चीन के असर में, से पाकिस्तान है, और भी, मैं भी उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जिन 3 देशों में सत्ता परिवर्तन हुआ, और वो भी नौजवानों के आक्रामक आंदोलन के कारण हुआ, तो वहां पर चीन पूरी तरीके से छाया हुआ था। फिर अमेरिका ने किसी तरीके से कुछ सोचा होगा, एक दूरगामी योजना बनाई होगी कि चीन के असर से इन देशों को कैसे निकाला जाए। जी हाँ। अब इस वक्त श्रीलंका की स्थिति यह है कि वो पूरी तरीके से अमेरिका के ताबे में है। IMF से वगैरह बहुत कर्जा वगैरह दे रखा है वहां पे उसने। बांग्लादेश में तो जो लोग अभी सत्ता में हैं, जो सत्ता चला रहे हैं, वो तो बिल्कुल उनका अमेरिकी संबंध उनके बिल्कुल स्पष्ट हैं। नेपाल में जिन लोगों का सत्ता में आने के लिए नाम चल रहा है, वो सब भी काफी अमेरिकी किस्म के हैं। अमेरिका ने उनको बहुत आगे बढ़ाया है, चाहे वो बालन शाह हों, चाहे वो सज्जन हो, क्योंकि अब अमेरिका से भेजे गए यहाँ के उप प्रधानमंत्री बन गए थे, अब उनको जेल तोड़ के छुड़ाया गया है। हालांकि उनके ऊपर कोऑपरेटिव घोटाले में उनका नाम है, फिर भी उनको जेल तोड़ के भ्रष्टाचार विरोधी लोगों ने छुड़ाया है। तो इससे लगता यह है कि अमेरिका ने चीन को कम से कम कुछ दिनों के लिए इन 3 देशों में तो हाशिए पर धकेली दिया है। तो इस प्रतियोगिता को आप, जो हो रहा है, इस प्रतियोगिता को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये तो बात सही है कि ये ग्लोबल पावर्स हो गई हैं। चीन और अमेरिका तो पहले से ही था, और इसीलिए अमेरिका कोशिश में है कि चीन को सराउंड करे। तो क्वाड, जिसका भारत हिस्सा है, वो भी एक संस्था थी जो बाकी और जो वो काम कर रहे हैं जापान, कोरिया वगैरह के साथ, वो चीन को एक तरह से घेरने का काम कर रहे हैं, जिससे कि चीन और ज्यादा ताकतवर ना हो। श्रीलंका में मेरा मानना है कि अभी भी चीन और अमेरिका के बीच में होड़ है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि अमेरिका पूरी तरह से हावी हो गया है, क्योंकि अभी भी वहाँ पे चाइना के जो शिप्स हैं, हम्बनतोता पोर्ट है ना, वो अभी भी चीन के हाथ में है, और उन्होंने बहुत सारा लोन दिया हुआ था चीन ने, जो श्रीलंका को लौटाना है। तो अभी वहाँ पे मुझे लगता है कॉन्टेस्ट चल रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अमेरिका ने पूरी तरह से पकड़ बना ली है, और चीन बड़ा स्ट्रेटेजिक थिंकर है। बांग्लादेश में इस समय सत्ता परिवर्तन हुआ है जरूर, लेकिन मुझे मानना है कि अभी भी चीन का हाथ वहाँ पे बराबर चलता चला जा रहा है, क्योंकि जो ये ऐसी ताकतें होती हैं वो एक अपने ग्रुप्स वगैरह बना लेती हैं, जिसके जरिए वो अपना काम करती हैं। उसी तरह अभी जो पार्टीज हैं श्रीलंका में, जो कम्युनिस्ट पार्टी जैसे ओली की पार्टी, वो तो बहुत ही नज़दीकी था उसका रिश्ता चीन के साथ, और जो आपके प्रचंडा थे उनका भी रिश्ता भारत और चीन के साथ, दोनों के साथ था। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें मेरा मानना है कि अभी भी चीन का रोल रहेगा, और जो सत्ता परिवर्तन होगा भी
उसमें ये पॉलिटिकल पार्टीज होगी। अभी भी कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होना चाहिए, पार्लियामेंट के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके दायरे में होना चाहिए। तो मेरा मानना ये कॉन्टेस्ट चलता रहेगा, ये डिंग डोंग होगा, दोनों कोशिश करेंगे कि उनका जो पलड़ा ऊपर जाए, लेकिन ये कॉन्टेस्ट चलता रहेगा। और खासकर अगर आपने देखा कि ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ, जो वहाँ के महाराजा को हटाने के बाद 2006 के बाद, तो उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऊपर आई। तो ये सोचा गया था कि कम्युनिस्ट पार्टी जब ऊपर आएंगी तो वो एक जनता के प्रति उनका एक दूसरा रवैया होगा बनिस्बत जो पहले पार्टीज थी, नेपाल कांग्रेस वगैरह जो थी उनसे। लेकिन वहाँ पे इंस्टेबिलिटी इतनी जबरदस्त थी कि सत्ता के लिए मुझे लगता है वो जितनी भी लीडरशिप थी, कम्युनिस्ट की लीडरशिप थी, नॉन कम्युनिस्ट लीडरशिप, सभी ने वहाँ पे पैसा बनाना शुरू किया। और वो जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होना चाहिए था, जैसे कि भारत में 1950 के बाद एक डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ और तरह तरह के इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस सेटअप हुए, और जो मतलब लीडरशिप थी वो नेशनलिस्ट थी, इसलिए नॉन अलाइनमेंट की तरफ वो झुकाव था। और कोशिश थी कि यहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब का डेवलपमेंट हो। वो वहाँ पे नेपाल में हो नहीं पाया है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी जल्दी मेरा मानना है कि कम्युनिस्ट जो थे, जो लोग हो सकता था प्रो पीपल रहते, वो भी झुक गए और उन्होंने भी पैसा बनाना शुरू किया। आपको याद होगा कि जैसे जब जो ये प्रचंडा की पार्टी थी, उनकी अपनी आर्मी थी, उस आर्मी को कैसे वो एब्जॉर्ब किया जाए मेन आर्मी में, उस पर काफ़ी जो समय तक काफ़ी मतलब एक डिफरेंसेस चले, वो किसी तरह से हुआ। लेकिन वो जो पैसा बनाने की प्रवृत्ति थी वो भी उसके साथ साथ और आगे बढ़ती चली गई। तो मेरा मानना है जो काले धन की अर्थव्यवस्था होती है, जो करप्शन के जरिए चलती है, वो डेवलपमेंट को डिस्ट्रॉय करती है और डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करती है, क्योंकि आप नॉन अकाउंटेबल हो जाते हैं। और जब नॉन अकाउंटेबिलिटी आ जाती है तो वो डेमोक्रेसी को कमजोर करती है। उसी तरह जो काले धन की अर्थव्यवस्था होती है वो पॉलिसीज को फेल करा देती है, क्योंकि जब आप पैसा भेजते हैं डेवलपमेंट के काम के लिए तो वो वहां पहुंचता नहीं है, वो खा पी लिया जाता है, तो डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो काले धन की अर्थव्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था का जो पोटेंशियल है उसको कमजोर कर देती है, जिसको हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट की जो प्रोडक्टिविटी है वो होती नहीं है। तो इसको मैंने इस तरह से समझाया है अक्सर कि ये गड्ढा खोदो और गड्ढा भरो, ये जो इससे होता है काले धन की अर्थव्यवस्था से, कि आपने दिन में एक व्यक्ति को लगा दिया गड्ढा खोदने के लिए और रात में एक को लगा दिया गड्ढा भरने के लिए, तो अगले दिन सुबह 0 प्रोडक्शन हुआ लेकिन 2 आमदनी हो गई। तो एक्टिविटी बट विदाउट प्रोडक्टिविटी। तो यानी कि सड़क आपने बनाई, उसमें आपने कोल्टार नहीं डाला ठीक से, आपने उसमें एग्रीगेट नहीं डाला, बारिश आई वो बह गई, तो जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसका आपको जो फल नहीं मिला। तो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिविटी जो होती है काले धन की अर्थव्यवस्था से वो गिर जाती है। तो जो बेनिफिट मिलना चाहिए जनता को डेवलपमेंट का, वो बेनिफिट मिलता नहीं है। और जो नेता होते हैं वो जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से पैसे बनाते रहते हैं, तो वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और इसीलिए जो वेलफेयर है लोगों का, वो वेलफेयर कमजोर पड़ जाता है। तो आपको दिखने लगता है कि जो गैर बराबरी बहुत बढ़ गई। जैसे भारत में भी मैं कहता हूं कि अगर हमारी वाइट इकोनॉमी में जो सबसे नीचे का जो गरीब आदमी है और जो सबसे अमीर है उसके बीच में 1:20 का अगर रेशियो है, तो काले धन की अर्थव्यवस्था से 1:120 हो जाता है। मतलब कि वो 6 गुना और ज्यादा बढ़ जाती है। काले धन की अर्थव्यवस्था वो 3% लोगों में भारत में केंद्रित है, तो 3% को तो बहुत फायदा होता है, लेकिन 97% में गिरावट जाती है। तो ये जो नेपाल में है वहां पे 3% के हाथ में भी केंद्रित नहीं है, वो वहां पे शायद प्रॉब्ली आधा प्रतिशत लोगों के हाथ में केंद्रित है। तो 99.5% है वो सफर कर रहा है, क्योंकि वो आपको स्कूल जो है, आपको जो मेडिकल है, कुछ भी है, तो सब जगह आपको करप्शन जो फेस करना पड़ता है, तो उनको जो सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो काले धन की अर्थव्यवस्था है, जो करप्शन है, उसकी वजह से जो रूलर्स हैं और जो जनता है उसके बीच का फासला बहुत बढ़ जाता है, और उससे जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, वो परेशान हो जाता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो अभी नेपाल में हुआ वो एक जनरलाइज जो एक परेशानी थी लोगों में, और वो गुस्सा फूटा किसी वजह से। वो फूटा क्योंकि आपने इंटरनेट को रोक दिया, तो इंटरनेट तो एक बहाना था, लेकिन मेरा मानना है कि जबरदस्त गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था, खासकर यूथ में जो कि अनएम्प्लॉयड था, जिसको देश छोड़ के जाना पड़ता था। तो इसलिए ये हुआ। और एक चीज और जो मेरा मानना है कि नेपाल का जो डेवलपमेंट था वो डिपेंडेंट डेवलपमेंट हो गया था, क्योंकि जब बाहर से रेमिटेंसेज आ रहे हैं तो फिर आपको जो देश में काम करने की जरूरत नहीं है, तो सब लोग बाहर जाके कर रहे हैं, तो एक डिपेंडेंसी आ गई थी। तो जो डिपेंडेंसी है उसका भी मेरा मानना है असर है।
कि फिर लोगों का कमिटमेंट समाज के प्रति कम हो जाता है। वो जो समाज के प्रति कमिटमेंट कम हो जाएगा तो फिर वो जब किसी और फॉर्म में निकलेगा। तो ये एक डिपेंडेंट डेवलपमेंट, एक करप्शन जो वहां पे जबरदस्त फैला, जिससे कि वहां की जो पॉलिटिक्स वो अनअकाउंटेबल हो गई। उससे उनके इंस्टीट्यूशन जो थे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, वो परेशानी में आ गए। जैसे हम भारत में देखते हैं कि पुलिस हफ्ता कलेक्ट करती है, और जो खोमचे वाला है उससे भी हफ्ता कलेक्ट करती है, जो दुकानदार है उससे भी कलेक्ट करती है, जो घर बना रहा है उससे भी कलेक्ट करती है। तो इस तरह का जब होता है तो नेपाल में भी ये सब हो रहा था कि पुलिस भी करप्शन में, जो ब्यूरोक्रेसी भी, जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी करप्शन में लिप्त हैं। तो ये मेरा मानना है, ये काले धन की अर्थव्यवस्था है, ये तिगड़ी चलाती है, जिसमें करप्ट बिजनेसमैन, करप्ट पॉलिटिशियन और करप्ट जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव में पुलिस आएगी, जुडिशरी आएगी, और आपका जो ब्यूरोक्रेसी वो भी आ जाती है। तो ये जो तिगड़ी है ये वहां पे बहुत छोटी है, और ये बहुत मालामाल हो गई थी। तो जैसे कि कहा जा रहा है नेपो, यानी कि जो बच्चे हैं इन लोगों के, वो तरह तरह से फ्लॉन्ट कर रहे हैं अपनी दौलत, और जबकि जो आम आदमी वो बहुत परेशानी में है। तो इसलिए मेरा मानना है कि एक तो डिपेंडेंट डेवलपमेंट हो गया, एक वहां की लीडरशिप में इंस्टेबिलिटी हो गई, जिससे कि वो डेवलपमेंट का काम में नहीं लग पाए, और तीसरी बात ये कि काले धन की अर्थव्यवस्था के चलते हुए जो गैर बराबरी है और पॉलिसीज का फेलियर, ये सामने आ गया। तो ये सब मिलके एक बड़ा डेडली मिक्स वहां पे हो गया। भारत में भी ये सब है, लेकिन भारत में अभी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे वो नेपाल में पहुंच गया था। अच्छा, मैंने जो सवाल पूछा था उसको आपने दो हिस्सों में उसकी व्याख्या की। एक हिस्सा तो वो है जो चीन और अमेरिका के बीच में होड़ जी का हाँ। है। दूसरा हिस्सा ये है जो सीधे-सीधे पॉलिटिकल इकोनॉमी, भ्रष्टाचार, काले धन की से जुड़ता है। तो आपने भारत में काले धन की अर्थव्यवस्था के ऊपर तो आपसे बड़ा विशेषज्ञ मेरी निगाह में कोई है नहीं यहाँ पर हिंदुस्तान में। आपने सब उसके ऊपर पुस्तकें लिखी हैं, कितने अच्छे तरीके से आपने अभी भी बात समझाई और पहले भी आप लगातार कहते रहे हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि वो तिकड़ी तो भारत में भी पूरी तरीके से मौजूद है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और काले धन की अर्थव्यवस्था भी भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह अपने शिकंजे में लिए हुए है। जी हाँ। और यहाँ भी सड़क बनती है तो सड़क बह ही जाती है हर बारिश में। जी हाँ। और ऐसी सड़कें हम आपके घर के बाहर, हर एक आदमी के घर के बाहर हैं, हर जी हाँ। प्रदेश में है, कोई इसका अपवाद नहीं है पूरे देश में। पुल बने-बने पुल गिर रहे हैं, इमारतें ढह रही हैं, जो एयरपोर्ट हैं, एयरपोर्टों की छतें टूट के गिर रही हैं। मतलब ये तो केवल उसका एक उदाहरण है। जी हाँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि केवल 3 भारत में 3% लोग जो हैं, उन्हीं के पास पूरी तरीके से जो है वो काला धन है, और बाकी लोगों का उससे और भी ज़्यादा उनकी गुर्बत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जी हाँ। तो फिर ऐसी क्या बात है कि ये सब इतना होने के बावजूद भी भारत में ऐसी स्थिति नहीं आ पाती? एक बात और है जो मैं साथ में जोड़ना चाहता हूँ कि भारत में ऐसी स्थिति नहीं आ पाती। तो हाँ, पहले इस पे बात कर लेते हैं कि ऐसी जी हाँ। क्या बात है कि भारत में ऐसी स्थिति नहीं आ पाती? वो कौन-सा ढाँचा है, वो कौन-सी संरचना है, जो इस स्थिति को आने से रोक देती है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये इसमें इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिविटी जो है काले धन की अर्थव्यवस्था से गिर जाती है। तो जो गिरावट श्रीलंका में और जो आपने नेपाल में देखा, उतनी गिरावट भारत में नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। और आप देखें तो चाहे जैसे आपने कहा पुल गिर जाते हैं, सड़कों में वो हो जाता है वगैरह वगैरह, वहाँ तो पुल ही नहीं बन रहे, वहाँ तो सड़कें ही नहीं बन रही। तो जो डेवलपमेंट का काम है वो उस लेवल पे हमारे यहाँ इफेक्ट नहीं हुआ जिस लेवल पे वहां हुआ। पॉलिसी फेलियर हमारे यहाँ भी है, उनके यहाँ जबरदस्त पॉलिसी फेलियर है। तो पॉलिसी फेलियर हमारे यहाँ, जैसे कि अभी स्कूल की शिक्षा है, एसर की रिपोर्ट बताती है कि जो वहां पे हमारे यहाँ स्कूल की शिक्षा बहुत ही कमजोर है, लेकिन फिर भी स्कूल है, स्कूल बढ़ रहे हैं, वहां पे वो स्थिति नहीं है। तो जैसे कि श्रीलंका में तो स्कूल भी हैं, उनका तो शिक्षा भी अच्छा है, लेकिन नेपाल में वो समस्या और ज्यादा है, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट का कार्य हो ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए जो स्थिति है वो हमारे देश में इतनी भयंकर नहीं हुई जितनी कि नेपाल में हो गई थी। और जो मैंने बताया कि स्पेशल फैक्टर था श्रीलंका में उस समय जो भड़की सिचुएशन, वो पैंडेमिक की वजह से टूरिज्म का रुकना, उनके पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी होना, खाना उन्होंने, क्योंकि फूड में उन्होंने जो ऑर्गेनिक जो वो मेन्योर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया एकदम से, तो उनका फूड प्रोडक्शन गिर गया, तो फूड की भी कमी हो गई, एनर्जी की भी कमी हो गई, और ये दो चीजें बहुत भयानक होती हैं। अगर हमारे देश में भी उतनी भयानक स्थिति आ जाए कि जो लोगों को खाना ना मिले, पर हमारे यहाँ तो सरकार ने 80 करोड़ को तो 5 किलो राशन देना शुरू कर दिया। और ये अगर आप देखें तो जो नई आर्थिक नीतियां हैं, ये हमें पता है कि उससे गरीबी बढ़ जाती है। तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने
1980 से ये कहा कि हमें सेफ्टी नेट की जरूरत है। भारत में भी हमने सेफ्टी नेट लगाया 2005 के बाद, यूपीए की सरकार आने के बाद, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू मिड डे मील, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीमें किया, जिससे कि चीजें भड़क न जाए। तो वर्ल्ड बैंक को यही खतरा लग रहा था कि जब अगर गरीबी बढ़ेगी तो चीजें भड़केंगी। अगर आप देखें तो 1960s में भी जब ये वियतनाम के युद्ध हो रहा था तो ये कहा जाता था कि एक डोमिनो इफेक्ट होगा कि जो कम्युनिस्ट, जो गरीब लोग हैं उनके बीच में कम्युनिज्म फैलता है। तो ये वियतनाम से फिर कंबोडिया, फिर वहां पे थाईलैंड, फिर म्यांमार और भारत भी गिर जाएगा। तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने, अगर आप देखेंगे तो जो मैकनमारा आए 1968 में ना, उन्होंने पॉवर्टी रिमूवल का प्रोग्राम बनाया। तो कि उन्होंने कहा जहां गरीबी अगर हम खत्म कर देंगे या कम हो जाएगी तो वहां पे भड़केगा नहीं। और इसीलिए देखिए भारत में भी हमने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया। हालांकि गरीबी नहीं गई, पर गरीबी हटाओ का नारा दिया। बार बार हम गरीबी की बात करते हैं कि वहां पे गरीबी हमको कम करनी है वगैरह। तो इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ पे जो हमारी नीतियां रही, और यही फर्क मुझे नजर आता है नेपाल की नीतियों से, कि हमारी जो लीडरशिप थी वो ज्यादा नेशनलिस्ट लीडरशिप थी। हालांकि कहने को तो कम्युनिस्ट वहां पे सत्ता में आए 2006 के बाद, और उनको जो बहुत ज्यादा गरीबों का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन इंस्टेबिलिटी के चलते वो भी बहुत जल्दी करप्शन में फंस गए। और वो एक के बाद एक जो सरकारें बनी तो सबको लगा कि भाई जब सरकार में आके कैसे बना लो। माफ कीजिए, बीच में बोल रहा हूँ। एक बात और लगती है कि चाहे शासकों की विचारधारा मार्क्सवाद हो, या उनकी विचारधारा उदारतावाद हो, या हिंदुत्ववादी हो, या वो राजा के समर्थक हों, वो तो कोई भी हो वो शासक, लेकिन अगर वो कुछ ऐसी बड़ी गलती कर दें जैसे कि श्रीलंका के शासकों ने की। जी हाँ, श्रीलंका की आप बता रहे अर्थव्यवस्था तो काफी बड़ी अर्थव्यवस्था थी। नहीं, श्रीलंका की बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं थी, वो छोटी अर्थव्यवस्था है, लेकिन उनका प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, आय ज्यादा थी। उन्होंने ये गलती की, किस तुफैल में की, क्यों की, मुझे नहीं पता, आप ज्यादा इस पर बता सकते हैं। वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ क्यों गए? क्या किसी नेता की अपनी झक थी, नेता की अपनी तरंग थी? तो पहली बात तो ये है कि शासक वर्ग अगर ऐसी कोई गलती न करे, इससे बड़ा ट्रिगर पॉइंट मिले मतलब है, तो वो इस प्रकार की बगावत से बच सकता है। अब जैसे कि भारत में इस वक्त दो घटनाएं हुई। जी हाँ, एक तो ये है कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए और भारत सरकार उसको उनसे इस तरह का कोई डील नहीं कर पाई, कोई समझौता नहीं कर पाई कि वो ये सब घटनाएं न हो। जी हाँ, तो पहले से सोच के पेशबंदी करके रखनी चाहिए थी, पहले से अंदाजा करना रही थी। ये उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो यहाँ तो एक बड़ी विफलता ये दिखाई पड़ती है। जी हाँ। दूसरी समस्या पैदा हो रही है कि जो वोट चोरी वाला नारा लग रहा है, जी हाँ, वोट चोरी वाला नारा लग रहा है पूरी, और काफी भारत का विपक्ष इस वक्त बहुत मजबूत है। जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक भारत के चुनावी इतिहास में कभी भी विपक्षी शक्तियां इतनी शक्तिशाली नहीं रही। जी हाँ, और वो सड़क पे उतरी हुई हैं। जी हाँ, चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ जम के टक्कर ले रही हैं, लोहा ले रही हैं, और इसमें कोई शक नहीं रह गया है। पहले तो मैं सोचता था शायद वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। जी हाँ। तो ये जो एक जो दोहरी समस्या है भारतीय शासकों के सामने, एक तो उनकी अपनी कमी, पूर्वानुमान लगाने में विफल। अमेरिका ने इनके पूरे जो निर्यात की आमदनी थी उसको तबाह करने की तरफ अमेरिका ले गया, उससे अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा दबाव पैदा हुआ, पहले से ही अर्थव्यवस्था दबाव में थी। और दूसरी ओर ये वाला जन आंदोलन चल रहा है, जिससे लोगों के मन में ये बात आ सकती है कि भाई हम तो सरकार बनती है, झांसे से बनती है, सरकार बनती है, घपले से बनती है। यहाँ तक मैं तो ये मानता हूँ कि भाजपा के समर्थक भी नहीं चाहते होंगे कि भाजपा जो है, सारे में कट्टरपंथी समर्थकों की बात नहीं कह रहा हूं, जो आम समर्थक भी ये नहीं चाहता होगा कि जिस पार्टी को वो चाहते हैं वो धांधली करके आए सत्ता में। जी हाँ, जी हाँ। तो ये इससे क्या ऐसी परिस्थिति बनने का अंदेशा नहीं हो गया है कि अभी तो नहीं, लेकिन परिस्थिति उसी तरफ बढ़ रही है? भले हमारे यहाँ जो विपक्ष है वो जितना सक्रिय होगा तो एक वैल्व की तरह काम करेगा। जो प्रेशर बिल्ड होता है वो प्रेशर रिलीज हो जाता है। हमारे यहाँ जो मीडिया का रोल रहा है, तो मीडिया का रोल रहा है कि जो सत्ता पक्ष को और ज्यादा सपोर्ट करे, जिससे कि जो विपक्ष है वो और ज्यादा कमजोर हो जाए। तो मेरा ये मानना है कि जो आप कह रहे हैं वो अगर हमारा विपक्ष को एकदम खत्म कर दे सरकार, उनको अरेस्ट कर ले, तब वो ऐसी होगा। अगर आंदोलन का बहुत जबरदस्त दमन होगा तो फिर समस्या ऐसी बन सकती है, तब बन सकती है। पर क्योंकि वो दमन उस प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं,
कोशिश उनकी पूरी है, सब जगह घेराबंदी है, ईडी को लगा दो, इसको लगा दो, उसको लगा दो, लेकिन वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। मतलब जो विपक्ष है वो फिर भी, हालांकि काफी विपक्षी जो नेता वो डर गए हैं, लेकिन फिर भी इतना विपक्ष बचा हुआ है कि अभी भी वो सड़क पे आ जाता है और वो जो कैंपेन कर रहा है, जैसे बिहार में अभी जो कैंपेन चल रहा है, उसके पहले जो इन्होंने राहुल गांधी ने जो एक वो मार्च किया था देश में वगैरह वगैरह, तो अभी भी एक वैल्व बना हुआ है। वो जो मेरा मानना है कि जो नेपाल है वहां पे वो वैल्व खत्म हो गया था, क्योंकि विपक्ष में और जो सत्ता में कोई फर्क नहीं था। वो बारी बारी करके सत्ता में आते थे, बारी बारी करके वो अपना जब पैसे बनाते थे, लूटते थे, तो जनता का जो विश्वास था वो किसी पार्टी में इस समय नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब वो हम जब पार्लियामेंट के बाहर पार्लियामेंट का इलेक्शन दोबारा कराओ वगैरह वगैरह, तो इसलिए जो हमारी स्थिति है वो जो नेपाल की स्थिति थी वो नहीं है। वो बांग्लादेश में भी अगर आप देखें तो शेख हसीना ने जो इलेक्शंस कराए उसमें ऑपोजिशन का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी था, लेकिन ऑपोजिशन पार्टिसिपेट नहीं किया, तो एक जब ये हुआ कि भाई ये तो मैनिपुलेटेड है सारा। तो इसलिए जो हमारी स्थिति है वो उस तरह की नहीं है जो बांग्लादेश में हो गई थी या जो श्रीलंका नेपाल में हो गई थी। श्रीलंका में तो खैर पैंडेमिक का एक अलग ही वो था, उस समय ऑपोजिशन तो वहां पे था, लेकिन फिर भी जब क्योंकि वो स्थिति एकदम बिगड़ गई, खाने की जो समस्या और जो आपके एनर्जी की समस्या वो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसमें वो विस्फोट हुआ। पर वो हमारी स्थिति नहीं है। हमारा, हालांकि हम 85% अपना जो तेल है बाहर से लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो बाकी एक्सपोर्ट्स वगैरह हैं वो उसको कवर कर लेते हैं। तो हमारा जो डेफिसिट है वो उस प्रकार का नहीं है कि अब हम मतलब जो खाना नहीं ला सकते और जो हम जो एनर्जी नहीं ला सकते हैं, जो श्रीलंका की स्थिति हो गई। तो मेरा मानना है जो छोटी अर्थव्यवस्था होती हैं वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होती हैं, और क्योंकि वो स्पेशलाइज होती है तो जरा एक झटका लगता है तो परेशानी में आ जाती हैं, जैसे कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था है। हमारी स्थिति उस प्रकार की नहीं है कि कोई बड़ा झटका लगेगा तो हमको वह होगा। अगर जैसे ट्रंप का भी ले लें तो वो हमारा जो $50 बिलियन का जो ट्रेड है वो $50 बिलियन का अगर खत्म हो भी गया तो हमारे जीडीपी का वो 0.5% भी है, या हमारे जो ट्रेड है उसका जो आप देखें तो करीब करीब वो मेरे ख्याल में 3-4% निकलेगा। तो इसलिए वो ऐसा नहीं है कि इससे बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा अगर हमारा पूरा का पूरा, हाँ दिक्कत आएगी, परेशानी जरूर आएगी देश में उससे। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारी वो स्थिति नहीं है जो छोटी अर्थव्यवस्था की हो जाती है। और फिर मैं कहूँगा कि हमारी जो परिस्थिति बेहतर क्यों है, क्योंकि जब आज़ादी से हम निकले तो उस समय जो नेशनल लीडरशिप थी उसका एक कमिटमेंट था देश के प्रति। वो जो कमिटमेंट था उसके चलते हुए जो नीतियां अपनाई गई, तो आप देखेंगे कि हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो 1901 से 1950 तक 0.5% होता था सालाना, वो एकदम बढ़ के 4% हो गया। तो जितना जंप आया हमारी अर्थव्यवस्था में जब आज़ादी के मिलने के तुरंत बाद, वो इसीलिए हो क्योंकि जो हमारी जो नीतियां थी, जो हमारी लीडरशिप थी, वो एक नेशनल फीलिंग के साथ चली। उसने मतलब एक इंडिपेंडेंस की जब बात की कि देश की इंडिपेंडेंस, नॉन अलाइनमेंट वगैरह की सबकी बात की, तो ये जो रहा वो नेपाल की स्थिति से फर्क है, क्योंकि जो नेपाल की पार्टियां हैं वो एक तरह से विदेशी पैसे पे और विदेशी सहायता के ऊपर निर्भर थी, और क्योंकि वो इंस्टेबिलिटी वहाँ रही तो इंस्टेबिलिटी के चलते हुए वो पार्टियां वो डेवलपमेंट का पैराडाइम नहीं ले पाई या डेवलपमेंट नहीं कर पाई जो कि जो आम जनता को बेनिफिट पहुंचाती। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारी स्थिति वो नहीं है जो कि उनकी स्थिति एकदम से हो गई, और छोटी अर्थव्यवस्था जल्दी धराशायी हो जाती है। वो तो रेमिटेंसेस पे डिपेंडेंट है, वो मतलब उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे इतना डिपेंडेंस नहीं है जितना कि रेमिटेंस पे है। और जो एक डिपेंडेंट फिलॉसफी आ जाती है, मैंने सुना है कि कई जो घर हैं जहाँ पे बाहर से पैसा आता है तो उन्होंने कृषि भी करना बंद कर दिया, जो उनके खेत हैं वो खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि वो क्यों मेहनत करें जब पैसा बाहर से आता है। तो एक माइंडसेट भी बदल जाता है आदमी का कि हमको किस प्रकार से अपना देश चलाना है। जैसे कि हमारे देश में अब एमएनसी बहुत आ गए हैं, तो हमारा जो जनता का रुख वो एमएनसी के प्रति हो गया है। हमारे बच्चों का रुख है कि भाई एमएनसी में काम मिल जाए। तो एमएनसी आज एक बुरा शब्द नहीं है हमारे देश में, एमएनसी एक बड़ा डिजायरेबल शब्द है कि हमें एमएनसी में नौकरी मिल जाए तो परिवार ठीक हो जाएगा। ये हमारा एनआरआई होना वो परिवार के लिए अच्छा है कि एक पैर यहाँ है, एक पैर वहाँ है, अगर यहाँ परेशानी हुई तो हम बाहर चले जाएंगे। तो मैंने देखा कि सन 80 के दशक के बाद जबकि बहुत सारे भारतीय एनआरआई बन के वहाँ पे वेस्ट एशिया जाने लगे, सऊदी अरेबिया वगैरह, तो मैंने देखा कि जो हमारे जो घर में काम करने वाले हैं वो पहले कहते थे मैं थोड़ा पैसा कमा के फिर मैं गांव चला जाऊंगा। अब वो बात नहीं रह गई, वो कहते हैं थोड़ा पैसा कमा के मैं विदेश चला जाऊंगा। तो एक मानसिकता बदली है देश में,
जो एक डिपेंडेंसी की वजह से। आपकी बात का ये लुब्बो लोबा भी निकलता है कि कई सारे सेफ्टी वॉल्व्स हैं, जी हाँ, कई सारे ऐसी गुंजाइशें हैं जिनसे सामाजिक असंतोष, आर्थिक असंतोष, ये सब निकलता रहता है जी भारत हाँ, जी हाँ, जी हाँ, और सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाती है जिससे कि कोई विस्फोट हो जाए। जैसे जी सरकार हाँ, किसान आंदोलन से बहुत बड़ी जद्दोजहद चली, जी हाँ, सरकार ने उनको बदनाम किया, गाली दी, तंग किया, परेशान किया, दमन जो किया, जी लेकिन हाँ, वो वैसा दमन नहीं था कि उस पर वो लोग फौज लेके, जी हाँ, सीआरपीएफ लेके चढ़ बैठते और सारे किसानों को गिरफ्तार कर लेते या उनको गोलियां चला देते जी उनके हाँ, ऊपर। उस प्रकार का दमन नहीं किया नहीं गया है। हुआ। जी हाँ, इस तरीके से जो विपक्ष आंदोलन करता है उसका भी उसको उसको तंग किया जाता जी हाँ, है, उसको धमकाया बिल्कुल, जाता है, उसको बिल्कुल। त्रस्त किया जाता है, जी हाँ, उसको बुरी तरीके से कुचला नहीं जाता मतलब। जी हाँ, हाँ, जी हाँ, ये बिल्कुल, चीज़ है। सही तो बात ये है। एक तो ये बात। दूसरी बात जो मैं जिसकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता था वो ये था कि भारत की जो दलीय प्रणाली है, हमारा जो पार्टी सिस्टम है, इतना अच्छा और बेहतरीन पार्टी सिस्टम इन बहुत कम देशों में देखा जी जाता हाँ, है। मैं जी हाँ, यूरोप की बात छोड़ दीजिए, उनकी जी देशों। हाँ, तो इस सिस्टम के मुताबिक मुझे ऐसा लगता है, इस सिस्टम के कारण जनता के विभिन्न तबके राजनीतिक रूप से गोलबंद कर लिए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और खासतौर से नौजवानों का भी और छात्रों का बड़ा हिस्सा जी हाँ, विभिन्न पार्टियां विभिन्न तरह की विचारधाराओं के तहत विभिन्न तरह की युक्तियों को अपनाकर जनता के कई हिस्सों को गोलबंद कर लेती हैं। जी हाँ, और उस प्रक्रिया में क्या होता है कि किसी एक मुद्दे पर सब लोग कभी भी एकजुट नहीं हो पाते। हाँ, सही बात है। जी। तो आपकी बात सही, जैसे किसानों के मुद्दे पे ये कहा जाता है कि जो हरियाणा, पंजाब के किसान हैं, वही जब थे, थोड़े बहुत बाहर से आए, लेकिन वो जो मूवमेंट था किसानों का, वो दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में वो नहीं फैल पाया। तो एक बड़े देश के चलते हुए यहाँ पे जो हमारा कृषि है, वो इतना विभिन्न प्रकार का है, हर इलाके का एक अलग कृषि की समस्या होती है, तो सब एक साथ नहीं हो पाए। जैसे कि लेबर है, लेबर भी सब एक साथ नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे यहाँ जो असंगठित क्षेत्र है वो 94% है, संगठित क्षेत्र तो 6% ही है। तो जो लेबर ऑर्गेनाइज करके प्रोटेस्ट कर सकता है वो बहुत छोटा है। जो बड़ा हिस्सा है जो किसान जो लेबर का है, वो तो संगठित हो ही नहीं पाता है। तो जो उसकी समस्याएं हैं वो बढ़ती भी जाती हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। तो ये मेरा मानना है कि जैसे हमारा जो असंगठित क्षेत्र है, हमारे जो किसान हैं, उनको मोबिलाइज करने के लिए भी पार्टीज चाहिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी जो उनको मोबिलाइज करेंगे उनके अपने इश्यूज पे। हमारे यहाँ जो मोबिलाइजेशन है वो ज्यादा संगठित क्षेत्र का मोबिलाइजेशन है, वो असंगठित क्षेत्र का नहीं है। और क्योंकि असंगठित क्षेत्र इतना फैला हुआ है कि वो इतना फैला हुआ है कि वो मोबिलाइज नहीं हो पाता है। उसको संगठित क्षेत्र अगर कोशिश भी करता है तो असंगठित क्षेत्र के जो मोबिलाइज नहीं कर पाता है, वो अपने इश्यूज में ही होते हैं। फिर दूसरा, इकोनॉमिज्म बहुत आ गया है। हमारा जो संगठित क्षेत्र है वो इकोनॉमिज्म में फंसा हुआ है। जैसे कि हमारे जो ट्रेड यूनियंस हैं वो अपनी वेजेस के बारे में ज्यादा चिंतित हैं, न कि देश में लेबर के बारे में। तो एक वो भी ये वजह है कि हमारा जो लेबर है वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता, हमारे किसान मोबिलाइज नहीं हो पाते। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो देखते हैं कि इलीट वर्ग में क्या चाहिए और उस इलीट वर्ग को ही मोबिलाइज करते हैं, और वहां से ही वो सबको रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। किसानों को भी थोड़ा रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, जो इलीट वर्ग वहां पे है, जो मतलब आपके और तबके हैं, साउथ के हैं, नॉर्थ के हैं, वेस्ट के, सबको आपको जो इंक्लूड कर लिया जाता है एक पावर स्ट्रक्चर में। तो एक शेयरिंग ऑफ पावर जो होती है उससे भी आप समझिए कि एक वैल्व का काम होता है कि वो चीजें इतनी भड़क नहीं जाती हैं जितना कि अगर आप उनको हिस्से से बाहर रखेंगे। अच्छा, इससे एक बात ये भी लगती है सर कि जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी का या अंतर्राष्ट्रीय इंडस्ट्रियल कैपिटल का पूंजीवाद का जो संस्थागत विन्यास है पूरा का पूरा, ऐसे WTO है, विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, ये सब लोग है। भारत के सभी शासक हमेशा, मैं मानता हूं जवाहरलाल नेहरू के जमाने से नरेंद्र मोदी तक, वो इन लोगों के साथ में बहुत मेलजोल करके चले हैं और इन लोगों की सलाहों पर गौर करते हुए उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन किए हैं। उन्होंने जब कहा तब उन्होंने ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया, उन्होंने जब कहा तब इन्होंने हरित क्रांति की, उन्होंने जब कहा तब इन्होंने आप देखिए ये जो अब भूमंडलीकरण किया। तो जब वो जो कहते हैं, जब वो कहते हैं सेफ्टी नेट बनाओ, तो ये शिक्षा का अधिकार और सबका जी हाँ, अधिकार लेके आ गए, अनाज का अधिकार, खाद्यान्न का अधिकार लेके आ गए। तो जैसे-जैसे वो कहते हैं उस तरीके से भारत के शासक लोग जो हैं, वो काम करते हैं। उनकी विचारधारा, उनके राजनीतिक जो राजनीतिक रुझान है कोई भी हो, लेकिन इस मामले पे सब एक है।
नहीं, ऐसा पूरी तरह से नहीं है। देखिए, जैसे कि 1950s में अगर आप देखें तो भारत ने जो नॉन अलाइनमेंट किया, तो उसमें आप देखें एक स्टील प्लांट रशिया से आया, एक जर्मनी से आया, एक इंग्लैंड से आया। और जो अमेरिका था उसने कहा हम पब्लिक सेक्टर को नहीं सपोर्ट करेंगे। जब कैनेडी थे तो बोकारो को उन्होंने नहीं किया, तो बोकारो को भी फिर रूस ने बनाया। उसी तरह एक IIT जो रूस से आया, एक हमारा जो इंग्लैंड से आया, एक हमारा जर्मनी से आया, है ना। इस तरह से हमने किया। तो हमारी अगर आप 50s-60s में देखें तो उतनी डिपेंडेंस नहीं थी इस फॉरेन कैपिटल पे, जो इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल है, जो हमारी मिड 60s के बाद से होनी शुरू हो गई। तो इसीलिए इंदिरा गांधी को समझ में आया, जब हमारा जो एग्रीकल्चर फेल किया, तो उनको ये समझ में आया कि इन्होंने हमें स्क्वीज करके सबसे बड़ा डिवैल्यूएशन करा दिया था 57% का 1966-67 में। तो उनको समझ में आ गया कि हमें हरित क्रांति की जरूरत है, जिससे कि हम फूड सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जा सकें। पर ये जो सिचुएशन है ये बदलती है मिड 70s से। मिड 70s से हमारे यहाँ राइटवर्ड ड्रिफ्ट शुरू हो जाता है, वो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। इमरजेंसी आई और उसमें आप देखेंगे कि सब तरह से हमारी इकोनॉमिक जब पॉलिसीज राइट विंग जाने लगी। तो जो हमने, जैसे कि जनता सरकार आई तो उसने BHEL का जो रशिया के साथ जो समझौता था वो तोड़ के KDW के साथ कर दिया। KDW ने टेक्नोलॉजी देना बंद कर दिया। हमारा जो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया था उसके 4 हिस्से कर दिए, तो जो उन्होंने टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब की थी वो खत्म कर दी। तो हमारा जो राइटवर्ड ड्रिफ्ट है, जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक तीनों लेवल पे दिखता है, वो मिड 70s से शुरू होता है। और मिड 70s में ही आप देखें तो चीन ने 180 डिग्री टर्न लिया और रूस भी, सोवियत यूनियन था उस समय, वो कमजोर पड़ने लगा। और जब कमजोर पड़ने लगा तो आपने देखा कि गैट में फिर नेगोशिएशन में सारे नए इश्यूज इंट्रोड्यूस किए गए, जिससे कि जो ग्लोबल जो वो फाइनेंस कैपिटल है वो सारी तीसरी दुनिया के देशों को, मार्केट को एब्जॉर्ब करे। तो पुएंता देल एस्टे में, उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन में ये सारे नए इश्यूज आए, ट्रेड इन एग्रीकल्चर, ट्रेड इन सर्विसेज, इन ट्रिम्स, ये सारे। और वो 1994 से फिर उन्होंने उसको साइन किया मार्केश में और 1995 से लागू किया। तो जो राइटवर्ड ड्रिफ्ट है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल, ये मिड 70s से वो करते गए। तो जैसे पॉवर्टी स्टडीज हुई 1980s में, पॉवर्टी स्टडीज भी मार्केट के आधार पे ही हुई कि मार्केट समाधान है, जबकि सबको पता है कि मार्केट तो जो गरीब को और मार्जिनलाइज कर देता है। लेकिन वो हमारी जितनी भी स्टडी है वो वर्ल्ड बैंक फाइनेंस थी, वो हुआ। हमारे जो एडवाइजर्स आ रहे थे वो वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB से आने लगे मिड 70s के बाद। तो हमारे यहाँ जैसे कि JNU में कई IAS ऑफिसर आते थे, वो बोलते थे कि क्या अगर मैं आपके यहाँ साथ PhD कर लूँ तो उसके बाद मैं UN में या IMF या वर्ल्ड बैंक में जा पाऊंगा। तो उसके पहले आप देखें कि 80s के पहले हमारे जो ब्यूरोक्रेसी थी उसमें इंडिपेंडेंस थी, वो इतने दबाव में नहीं थी। तो एक ये जिसको बोलता जाता है रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी, वही लोग IMF, ADB और वर्ल्ड बैंक में, और वही लोग हमारी भारत की सरकार में, तो उसी पॉलिसी फ्रेमवर्क को वो लाते थे। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारी जो रिलेटिव ऑटोनॉमी थी वो मिड 70s के बाद कमजोर पड़ी, और हम इंटरनेशनल फाइनेंस जो कैपिटल है उसके चंगुल में मिड 70s के बाद ज्यादा आते रहे। तो उनकी नीतियां हमने अपनाई, तो सॉवरेनिटी हमारी ट्रंकेट होती चली गई 1991 के बाद, खासकर जब नई आर्थिक नीतियां आई। तो आज हम ये देखते हैं कि हमारी नीति, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या बोलेंगी, IMF क्या बोलेगा, ये नहीं देखते कि वो गरीब के हक में है या नहीं है। तो हमारी नीतियां जो बन रही हैं वो इनके हक में बन रही हैं, जबकि 1950s, 60s और 70s में इतना वो नहीं था। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है भारत में कि राइटवर्ड ड्रिफ्ट। और दुनिया में आप देखिए सोवियत यूनियन और चाइना ने 180 डिग्री टर्न ले लिया माओ के जाने के बाद। तो दुनिया में सारी जगह राइटवर्ड ड्रिफ्ट एक शुरू हो गया है। और ये राइटवर्ड ड्रिफ्ट जो है वो कैपिटलिज्म का हार्ड फेस दिखाता है। तो जो कैपिटलिज्म का हार्ड फेस है उसमें नेगोशिएशन नहीं है, उसमें है कि भाई आपको हमारी नीतियां फॉलो करनी पड़ेंगी। तो जो छोटे देश है उसमें पिस जाते हैं, जो बड़ा देश भारत है उसको फिर भी एक ऑटोनॉमी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने बहुत, आज मेरे ख्याल से मुझे तो बहुत अच्छी चर्चा लगी, और बहुत सारे हम लोग बिंदुओं को निकाल के लाए जिनके ऊपर और आगे अभी विचार करना होगा। जी हाँ, उसके लिए और सारे तर्क ढूंढने होंगे, थोड़ी रिसर्च करनी होगी, देखना होगा कि ये जो जब भारत में राइटवर्ड शिफ्ट नहीं था, जब हम लोग मानते थे कि भारत बाएं बाजू का देश है, उस वक्त भी हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद की शक्तियां थी उनके आदेशों का कितना पालन कर रहे थे, क्या कर रहे थे। कुछ संघर्ष था, ये बात सही है कि भारत में बड़े कारखाने
हैवी भारी उद्योगीकरण कैसे होगा, इस सवाल के ऊपर कई तरह के मतभेद थे। जी हाँ। लेकिन क्या वास्तव में वो मतभेद पूंजीवाद को रोकने के लिए थे, या पूंजीवाद किस तरीके से आएगा और किसके कहने से आएगा और कौन कितनी कितनी बात मानेगी, कितनी, इन तमाम बातों पे और भी रिसर्च करने की जरूरत जी है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। नमस्ते। नमस्कार सर। कार्यक्रम को समाप्त करते हैं फिर, और हम एक मेरे मन में एक टिप्पणी थी, अगर मौका हो तो मैं इसको रखना चाहूंगा। बहुत सारी बातें आई। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे देश में जो संविधान में और बाद में मंडल कमीशन के कारण जो रिजर्वेशन का सिस्टम आया, उसने भी एक उम्मीद वंचित तबकों को दी है कि आखिर जो भी है उनकी भी सत्ता में हिस्सेदारी हो सकती है। और क्या इसके कारण से हम ये कह सकते हैं कि जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं जाति जनगणना की या फिर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की, वो ज्यादा उसकी और जरूरत है कि हिंदुस्तान में जो वंचित तबके उनकी हिस्सेदारी बढ़े। सिर्फ 5 किलो अनाज देने से कुछ नहीं होने वाला है। क्या ये एक समझ, सही दिशा की समझ हम इसे मान सकते हैं, या इसमें आप कुछ खामी देखते हैं? मेरा मानना है कि हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट की परेशानी आई, तो वो ये था कि हमने टॉप डाउन जब पॉलिसी अडॉप्ट की कि ऊपर ऊपर डेवलपमेंट हो जाए और रिस्क के नीचे चले जाएगा, वो हुआ नहीं। और इसीलिए आपने देखा कि जैसे राइट टू एम्प्लॉयमेंट की बात, राइट टू वर्क की बात 1980s में चंद्रशेखर जी ने भी उस पर ऑर्गेनाइज किया था, सुरेंद्र मोहन जी ने भी ऑर्गेनाइज किया था। तो बेरोजगारी की समस्या 1980s से सामने बढ़ती चली गई, और वजह उसकी ये थी कि जो नीचे तक वो डेवलपमेंट जा नहीं रहा था। तो इसलिए जो हमारे यहाँ देश में जो आस्था थी हमारे पॉलिटिशियंस के प्रति कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी हमें सैक्रिफाइस करना है, तो जो 50s 60s में लोगों ने मान लिया कि ये नीतियां ठीक हैं, वो 70s 80s के बाद आप देखेंगे कि उसके खिलाफ होने लगी। 67 में नक्सल मूवमेंट भी इसी आधार पे हुआ कि भाई ये नीचे गांव में तो डेवलपमेंट हो नहीं रहा, और वहां तो एक तरह से तैयारी है कि अगर वहां पे रिवोल्ट हुआ तो चीन की तरह वहां पे भड़क जाएगा। तो ये सारी बातें रहीं। पर जो आपने कहा कि जो मंडल कमीशन है, वो इसलिए आया कि वहां पे जो सत्ता का जो झगड़ा था, जो वीपी सिंह का और जो बाकी औरों के बीच में, तो उनको लगा कि ये मैं एक मुद्दा प्ले करूंगा तो इससे फिर मेरी सरकार बच जाएगी। पर उसका असर ये हुआ कि जो नीचे का जो तबका था उसको लगा कि शायद हमें भी कुछ एक हिस्सा मिलेगा सत्ता में, तो इसलिए वो भी एक वैल्व की तरह उसने भी काम किया। पर मेरा मानना है कि रिजर्वेशन जो सरकारी नौकरियों में या शिक्षण संस्थाओं में है, वो समाधान नहीं है, वो एक मतलब एक पैलिएटिव है। उससे आपकी बहुत ज़्यादा नौकरी नहीं बनने वाली, क्योंकि जो सरकार में नौकरियां वो तो 3% है टोटल एम्प्लॉयमेंट का। आप उसको 4-5% भी कर देंगे तो जो आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो तो बहुत ज़्यादा है, उससे तो समाधान नहीं निकलेगा। उसी तरह शैक्षिक जो संस्थाएं हैं, वहाँ पे समस्या ये, जैसे कि एसर की रिपोर्ट दिखाती है कि 5वीं जमात के बच्चे आधे दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर पाते। 14 से 18 साल के बच्चे जो हैं वो 40% जो दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर पाते। तो जब तक अच्छी शिक्षा नहीं होगी तब तक उनमें जो वो कैपेबिलिटी नहीं बिल्ड होगी कि वो अपने लिए काम जनरेट कर पाएं, वो निर्भर रहेंगे किसी और पे काम के लिए। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो हमारी नीतियां हैं वो एक तरह से एक दिशा ले ली उन्होंने, क्योंकि हमने टॉप डाउन नीतियां अपनाई जो इसका असर नीचे तक नहीं गया। बाकी तो लंबी चर्चा है और लंबी चर्चा कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम को हम इसी बिंदु पर समाप्त करते हैं। बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए प्रोफेसर अरुण कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद। अभय सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को मैं समाप्त करूं इसके पहले मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वे नई परख के कार्यक्रमों को देखें, इन पर अपनी टिप्पणियां दें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। आप सबको धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्ते।